जल्दी आंसर लिख लो पहले, तो नंबर गिनवा लें पहले। फर्स्ट का आगरा, सेकंड बोनस। फर्स्ट का आगरा, सेकंड है 150√3, कुछ ऐसा आएगा, जो भी है जैसा आएगा। अभी निकालेंगे, अभी निकालेंगे, शांत हो जाओ। फर्स्ट का आगरा, सेकंड बोनस, थर्ड का आगरा बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, आगरा बॉम्बे चेन्नई दिल्ली। फोकट का माल बट रहा है, ले लो, आगरा बॉम्बे चेन्नई दिल्ली। क्या? हाँ सिंगल करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन मल्टीपल का है। मतलब जिसने इन चारों में से मारे हैं उसके सही है, बोनस नहीं मिलेगा। जिसने इन चार में से मारे हैं सिर्फ उनको नंबर मिलेगा। शांत हो जाओ। आगरा और बॉम्बे और चेन्नई और दिल्ली, शांत रहो एकदम। फोर्थ दिल्ली, दिल्ली फोर्थ, दिल्ली। फिफ्थ बॉम्बे, फिफ्थ बॉम्बे। बॉम्बे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बॉम्बे, चेन्नई। चेन्नई आ रहा है शायद इसका, अभी चेक करेंगे, अभी चेक करें। ठीक है बॉम्बे, अभी चेक कर लेते हैं, इन दोनों में से एक है, मुझे ये पता है। सिक्स्थ चेन्नई, सेवेंथ दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली प्लस माइनस की दिक्कत। सेवेंथ दिल्ली, एट्थ। शांत हो अरे क्या बोल रहे हो? क्या आंसर आया है, मतलब तुम्हारा क्या है? दिल्ली आ रहा है तुम्हारा। कितने लोग हैं जिनका चेन्नई आ रहा है? कैसे चेन्नई कैसे किया? मतलब चेन्नई डायग्राम के हिसाब से आ रहा है कि लैंग्वेज के हिसाब से आ रहा है? देखो, डायग्राम में आधा स्फेयर हटा दिया है और क्वेश्चन में 1/4 स्फेयर हटाया है। तुमने 1/4 हटाया है, फिर चेन्नई आया है, जबकि आंसर चेन्नई आधा हटाने पे आता है। 8 तो बोनस है भाई, बोनस। देखो 12 नंबर तो फ्री के बटेंगे पूरे पेपर में, 12 नंबर बोनस। नाइन्थ, नाइन्थ का करेक्ट आंसर है बॉम्बे ओनली। डी ऑप्शन तो डायमेंशनली गलत लिखा है, देखो डैश नहीं दिख रहा तुमको? बॉम्बे ओनली। देखो डी, डी में आंसर आएगा वी बाय, जैसे देखो डी ऑप्शन है ना, वी बाय वी इंटू √m/k। इसमें ये डैश एक्स्ट्रा लगा हुआ है, डायमेंशनली गलत लिखा हुआ है। टाइपिंग की दिक्कत है, लेकिन तुमको तो आंसर उस हिसाब से देखना था। टेंथ, टेंथ आगरा चेन्नई, आगरा बॉम्बे चेन्नई, यही एडवांस है। आगरा बॉम्बे चेन्नई। शांत हो जाओ। 11वां, आगरा चेन्नई दिल्ली, आगरा चेन्नई दिल्ली। 12th ओनली आगरा, ओनली आगरा, यहां तक ठीक। 13th आगरा चेन्नई, 13th आगरा चेन्नई। 14th बोनस। बी नहीं बताया, बी कहाँ है? ए की जगह बी लिखना था इनको, उन्होंने ए लिख दिया। लेकिन इसका Q/ε0 की जगह बी लिख लेना या नीचे, जहां ए दिया है ना,
वहां बी लिख लेना और आंसर लिख लेना तुम 6। नहीं नहीं, 6 6 12 -3 9। आंसर है इसका 9। बोनस है अभी के लिए, क्योंकि गलत दिक्कत है टाइपिंग की, भुगतना हमें पड़ेगा। 9। 15th। 6 6 15 6 15 6 16 4 16 4। अभी अभी जो क्वेश्चन सही है पहले उनको सही मान के, है ना। अभी 4 लिखो, अभी 4। 17th। दिल्ली। दिल्ली। 18th। दिल्ली। देखना, 1 मिनट शांत हो जाओ, पटाख से टोटल कर लो। बोनस मैं बता दे रहा हूं कौन सा बोनस है। 1 मिनट रुकना। H ग्रेटर देन R/√2 में mg उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, शांत हो जाओ। फिफ्थ का मैंने बॉम्बे बताया है ना, स्टेबल पूछा था ना। आगरा चेन्नई बोला है ना, मतलब मैंने चेन्नई बोला है ना, चेन्नई से ही। हाँ, और बोनस कौन कौन सा बोला मैं बता रहा हूँ। 8वां बोनस दिया है ना, 8वां और दूसरा। दूसरे का तो आंसर ही मैच नहीं हुआ। 8वां, दूसरा, और एक और दिया होगा कोई, 14। देखो कितने नंबर फ्री के मिले। क्या ये वाला डाइलेक्ट्रिक आज करके दिखा देंगे। डी से पांडे की शीट दी थी, उसमें जरूर था। अभी अभी रुको, अभी समझाओ, पहले मार्क्स तो गिनो, फिर देखते हैं कितना बढ़ेगा घटेगा। 12 नंबर बोनस के मिल गए होंगे। हाँ। इतने 16 कहाँ से मिल गए भाई। कितने नंबर हुए, 12 हुए ना बोनस के। जो भी हुए बोनस के मतलब। शांत हो जाओ। गिन लिए सबने नंबर, जल्दी गिन लो फटाक से। गिन लिए। कितने लोग हैं जिनके सिर्फ बोनस जितने हैं। कितने, 10 हुए ना बोनस, कितने हुए, 12 ना। कितने, सिर्फ 12 है नंबर। कितने हैं जो 20 के ऊपर हैं, 20 के ऊपर वाले। अब आते हैं गेम में। कितने लोग हैं जो 25 के ऊपर हैं। बहुत जल्दी गिरेंगे हाथ, पता नहीं, फिर तो झूठ बोल रहे हो अगर इस पेपर में जल्दी से हाथ नहीं गिरे। 25 के ऊपर, 30 के ऊपर। ठीक था, गिरेंगे इस बार आप। 30 के ऊपर। 67 का पेपर है ना, 7 का। 30 के ऊपर। 35 के ऊपर। हाँ, एक है ना नंबर। सही में है ना, पक्का ना। चेक करवा लें, क्लास के बाद चेक करवा लेंगे। कितने, रुक जाओ, 35 के ऊपर अभी कितने लोग हैं। 1 2 3 4। बेटा कहीं से टापे हो। मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ कौन लाया है और कौन छापा है। पक्का देख, सही से बता देना, फालतू में तालियां मत बजवा लेना। लाए हो कि छापा है। लाए हो, बोर्ड पे करवा लें। बोर्ड पे करवा लें। ये बहुत गलत चीज है, जो भी छापे हो तो चुपचाप कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाथ मत उठाना। हाँ, अभी भी 35 के ऊपर कितने लोग थे, 35 के ऊपर।
बहुत कम टाइम लगेगा मुझे पकड़ने में, पहले ही बता रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टॉपर ऐसा छुपा हो जो डाउट्स ना पूछ रहा हो और मुझे समझ में ही ना आए ये चीजें। हाँ, अभी ईमानदारी से 30 के ऊपर कितने लोग थे? 30 के ऊपर, 30 एग्जैक्ट 30 वाले, 1 2 3 4, 31 32 वाले कौन से? 31 32 वाले, 1 2 3, ये 3 लोग हैं रेस में, है ना? 1 2 3, इधर कोई नहीं है। 33 32 34, ठीक। अब पेपर दो, डिस्कशन करते हैं। देखो, चापा चुपी मत करो, कुछ नहीं होगा। घर वालों को कुछ कर लोगे, उससे ज्यादा क्या ही कर लोगे। चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का। पहले बताओ कितने लोगों को फर्स्ट में डाउट है? 1 2 3 4, फर्स्ट। प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू करते हैं। बातें मत करो बस अब, बातें मत करो, दिक्कत हो जाएगी, शांत रहो। ए, पहली बेंच पे बैठ के बातें कर रहे हो। ये स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये बॉल ऐसे रखी हुई है, ग्राउंड पर टकरा रही है। मुझे ये बताओ, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, ये वाली? 5√3 होगी कि नहीं होगी? हॉरिजॉन्टल कितनी होगी? इनमें से कौन सी वेलोसिटी है जो चेंज नहीं होगी? 5 चेंज नहीं होगी या 5√3 चेंज नहीं होगी? नोट, सब लोगों को कॉपी में लिखना है। आज का पेपर कॉपी में लिखना है। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट will not change. वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का डायरेक्शन क्या है? ये कोलिजन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में। इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो ये 10 के दो हिस्से हुए, 5 और ये। तो मुझे सिर्फ क्या डील करना है, ध्यान दो। 1 kg के पास स्पीड कितनी है? 5। और ये 1 kg क्या है? रेस्ट पे। ई की वैल्यू बताओ कितनी है? 1/2 ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? अच्छा बताओ, अप्रोच कितने का टकराने के पहले? ऐसे ही बताया होगा तुम लोगों को। अप्रोच कितने का है? 5 का। तो अप्रोच की जगह क्या छाप देंगे? 5। तो सेपरेशन कितने का आएगा? 5/2 का। मतलब टकराने के बाद अगर एक की स्पीड u हो जाएगी तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी? u+5/2। देख लो कितने का सेपरेशन है इन दोनों। एक की u है तो एक की u+5/2 है, तो सेपरेट कितने से कर रहे हैं? 5/2 से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें तो पहले मोमेंटम कितना था? 5+0, इसका 5 इसका 0। बाद में मोमेंटम क्या हो जाएगा? 1 × u, 1 × u प्लस 1 × u प्लस 1 × 5/2। तो कंजर्वेशन करें तो 5 इक्वल टू कितना आया? 2u प्लस 5/2। 5 में से 5/2, u इक्वल टू कितना आया? 5/4। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो पहला वाला था उसकी क्या स्पीड होगी। तो पहले वाले के पास फाइनली कितनी स्पीड हो गई? पहले वाले के पास इधर हो गई 5/4 और इधर कितनी हो गई? 5√3। इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसीलिए ये क्या हुआ? बोनस। क्या?
नहीं नहीं, पहला सॉरी, पहला नहीं दिया क्या? हाँ हाँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो कहाँ आएगा, देखो आ जाएगा आंसर रिजल्टेंट। ये 75 बनेगा और ये कितना बनेगा, 25/16। 75 और 25/16। अच्छा ऐसे देखो, ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो 76 √76 किसके आसपास आएगा, 8 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो डायरेक्ट दिख रहा है, BCD तो हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर क्या है, आगरा। तो पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और ये नोट भी लिखेंगे। ये नोट बहुत जरूरी है, पूरे सेंटर ऑफ मास में ये नोट काम आता है। जिस डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2। हर क्वेश्चन बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के डाला गया है, इसीलिए हर क्वेश्चन पे बारीकी से चर्चा होगी। हटा दूं पहला, दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, अभी तक कम से कम 7 से 8 बार पूछ चुके होंगे वो मेंस में, एक बार एडवांस में भी। तो दूसरे क्वेश्चन पे दोबारा रोशनी डालें, क्योंकि जब 6-7 बार पूछ चुके हैं, 8 बार पूछ चुके हैं, तो एक बार और सही, क्या पता है इस बार किसी ना किसी आ जाए। दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन को समझने के पहले, दूसरा जो डायग्राम है उसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन की, मैं सारी लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, एक एक तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। हटा दूं ये, लिख लिया ना। दूसरा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन और सबसे टफ क्वेश्चन जो दूसरे का बन सकता है, मैं वो लिखवा रहा हूं। सबसे आसान क्वेश्चन, चारों के चारों, चारों पांचों क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं। ये वॉल है, 2 kg की बॉल है, स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ई की वैल्यू 1/2। बॉल remains in contact for 0.2 seconds, 0.25 seconds. Find पहला F average exerted by ball by wall. Second, impulse यानी NDT by wall। ध्यान देना, मेंस एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला सवाल सबसे सिंपल सवाल ये बन सकता है, सबसे बेसिक। दूसरा इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है वो ऐसा बन सकता है, जो अपना अपना खुद का क्वेश्चन है ये वाला, वो क्वेश्चन है कि एक बॉल है 4 kg मान लो, और स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और सपोज ये एंगल दिया है 37, और ई की वैल्यू फिर से ले लो, क्या चाहिए बोलो, 1/5 ले लो, नहीं भी ले लो, ई की वैल्यू 1/2 ही ले लो, 20 का 5 16 4 ले लो, ई की वैल्यू 1/4। तुम्हें बताना है बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट, पक्का आएगा, मैं बता रहा हूँ, बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट और फिर से वही टाइम ले लो, एफ एवरेज सेकेंड
इम्पल्स बाय वॉल, वही सेम क्वेश्चन। तीसरा, यही क्वेश्चन एडवांस में कैसे बन सकता है? बॉल है 2 kg की, सॉलिड स्फेयर है, इसके पास ओमेगा है 4 रेडियन पर सेकेंड, ये 37 डिग्री है। म्यू दिया हुआ है 0.2, और इसकी स्पीड जो दी हुई है 20 मीटर, E1/2, T = 0.25 एफ एवरेज। पहले दो क्वेश्चंस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी, मेंस में ही पूछे जा सकते हैं, एडवांस में, तीसरा एडवांस में ही पूछा जाएगा। अच्छा, पहले का आंसर क्या आ रहा है बताओ? तो क्या होगा, अगर 20 से जा रही है और वॉल फिक्स है, तो बॉल लौट के कितने से आएगी? कॉमन सेंस है एकदम, कितने से लौट के आएगी? सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? 1/2। अप्रोच कितने से कर रही थी ये बॉल? 20 से, तो सेपरेशन कितना आएगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए कितने से बॉल वापस आई? 10 से। अच्छा, सब लोगों को न्यूटन्स का सेकंड लॉ पता है, बस ध्यान नहीं देते कभी। फोर्स इक्वल टू कितना होता है? डीपी बाय, सही है, चेंज इन मोमेंटम। पहले मोमेंटम कितना था? m × v, 40, प्लस का मान लूं या माइनस, कोई भी दिक्कत नहीं, प्लस का 40। बाद में कितना है? माइनस का 20। प्लस का 40 और माइनस का 20, कितना डिफरेंस है? 60 का। कितना अंतर है? 60 का। तो मोमेंटम इनिशियली कितना था? +40, बाद में कितना था? -20, तो चेंज कितने का आया? 60 का चेंज इन मोमेंटम। और टाइम कितना है? 0.25 सेकेंड्स, मतलब कितने सेकेंड्स? 1/4 सेकेंड। तो कितना फोर्स आया? 240। तो ये तो एफ एवरेज आया। और ध्यान देना, बॉल कितनी देर तक कांटेक्ट में रही? तुम अगर इसको एकदम जूम करके देखोगे, एक बॉल को तुमने इस बोर्ड पे दे के मारा, तो बॉल ऐसे टकराएगी, रिजिड तो होती नहीं है, थोड़ा वो दबेगी बॉल, बॉल के कांटेक्ट में रहेगी थोड़ी देर के लिए, बॉल क्या होगी? थोड़ी कंप्रेस होगी, उसका शेप डिसऑर्डेड हो जाएगा, थोड़ा उसका शेप खराब हो जाएगा, वो लिप्स जैसा शेप लेने की कोशिश करेगी, थोड़ी दबी, फिर बाद में वो दोबारा रिगेन करेगी शेप। तो ये वो टाइम है जितनी देर के लिए बॉल क्या रही? बॉल के कांटेक्ट में रही। अगर बॉल वॉल के कांटेक्ट में रहेगी तभी तो फोर्स लगाएगा, दूर बॉल है तो क्यों फोर्स लगाएगा? इंपल्स कितनी दी है बॉल ने, कोई बता रहा है? -60, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, +60। मैग्नीट्यूड के कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन और दिया होगा तो माइनस प्लस तो वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो आंसर कंप्लीटली क्या आ जाएगा? 60 बोल देंगे। इतनी इंपल्स दी होगी। क्यों इंपल्स इतनी दी होगी? पल्स क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम। अब अगला वाला जरा ट्राई करो, क्या होगा सेकंड वाला।
हटा दूं, ये वाला हटा दूं, पहला वाला लिख लिया होगा ये तो। आ गए दूसरे वाले भी। अच्छा ध्यान दो, ये 20 है, ये 37 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये स्पीड कितनी होगी, 20 का cos 37 कितना होता है, 16। और ये वाली स्पीड कितनी है, थोड़ी देर पहले ही नोट लिखवाया था, थोड़ी देर पहले ही नोट लिखवाया था, इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वाला नहीं बदलेगा, तो कौन सा नहीं बदलेगा, फील आ रहा है, 16 या 12, 16 नहीं बदलेगा, क्योंकि दीवार तो ऐसे लगाएगी फोर्स, ऐसे लगाएगी दीवार धक्का, तो किसको बदलेगी, 12 को कि 16 को, 12 को बदलेगी। 16 एज इट इज रहने वाला है, 16 को बदलने वाला कोई नहीं पैदा हुआ, 16 ही रहेगा। हाँ, 12 चेंज होके कितनी हो जाएगी, 12/4, ये दिया है ना, कितना है, 1/4, 12/4 कितनी हो जाएगी, 3। ये जिला कि नहीं जिला, तो एफ एवरेज निकालने के लिए क्या करें, एफ एवरेज मतलब वही न्यूटन का सेकंड लॉ, डीपी बाय dt। चेंज इन मोमेंटम, बताओ पहले मोमेंटम कितना था, 12 × 4। अच्छा 16 लिखने की जरूरत है क्या मोमेंटम में, 16 तो बदला ही नहीं, मतलब वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज आया, पहले जितना था उतना ही बाद में। तो मोमेंटम में चेंज किस डायरेक्शन में आया, एक्स में, तो एक्स में पहले 48 था प्लस का, अब कितना है माइनस का 12, प्लस 48 और -12 में कितने का अंतर हो गया, 60 का। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 60। टाइम कितना आया, 1/4, सेम आया कि नहीं आया, सेम आ गया, कोइंसिडेंस। इम्पल्स कितनी मिली, 60। इम्पल्स का डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड, इसीलिए मैं ऐसा लिखता हूं, ध्यान दो, एन डी टी करके लिखता हूं, एन मतलब फोर्स, डी टी मतलब टाइम, न्यूटन सेकेंड में होती है इम्पल्स। या फिर ऐसे देख लो, एम वी, समझ में आ रहा होगा ये अभी नहीं करना है, मैंने तुम्हें क्वेश्चन बता दिया। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है 2 kg, रेडियस है 2 मीटर, और ओमेगा है 4 रेडियन पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एफ एवरेज निकालना है। अभी नहीं ट्राई करना है, क्वेश्चन लिखो, घर जाके सोचना, और जिसका बन जाए आके बता देना, ये देखो सही है कि गलत। ये बॉल अब सीधे जा नहीं रही है, ये बॉल घूमती हुई जा रही है। इस बार इसकी 20 का जो कंपोनेंट है ना, एक ये वाला, वो एज इट इज रहेगा, बदलेगा, बदल जाएगा इस बार। कुछ सोचना, घर जाके टाइम लेके सोचना, ये जल्दी का काम ही नहीं है ये वाला, आराम से सोचना, ठीक। अब आते हैं हम हमारे पेपर के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बोनस अब कर लोगे, अब तो कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सेकंड वाला जैसे क्वेश्चन है वैसे ही तो है, एज इट इज। आंसर कुछ आता है इसका, अभी कर लेते हैं चाहो तो, सब लोग करो जरा, अभी बताना कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है इसका, 150√3 आएगा, 15 × 17 जो आता है वो है आंसर, 150√3 आंसर आएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन बताओ अब, थर्ड क्वेश्चन, इतना बकवास क्वेश्चन था, यार ये तो सबको ही मिले होंगे इसके मार्क्स, कोई पागल ही होगा जो छोड़ के आया होगा, कोई पागल, डफर, बेवकूफ। देखो, अरे मजाक कर रहा हूँ, कर ध्यान। हाँ, जिसने ज्यादा दिमाग लगाया होगा कि नहीं यार मेरे नेगेटिव ना हो जाए, हो गया। देखो कैसे, एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, अरे दिल पे नहीं लेना है भाई, जो भी होगा सो होगा, इधर लो ध्यान, अच्छी बात है, छोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार नेगेटिव से बच जाओगे। एक मास दूसरा मास, स्प्रिंग बीच में लगी हुई है, मैंने ग्राउंड पे रख दिया, रख दिया कि नहीं रख दिया। अब मैंने क्या किया क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, इसको कंप्रेस किया, क्या किया, कंप्रेस करूंगा तो कैसा डायग्राम बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा, सही है कि नहीं है,
कंप्रेस किया तो ऐसा बनेगा, और छोड़ दूंगा तो क्या मोशन होगा बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था कि नहीं था? सब लोग इधर ध्यान देंगे, जो पेपर में हुआ उसको छोड़ो, यहाँ सीखने पे ध्यान दो। सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था कि नहीं था? बाद में भी रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा? हमेशा रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत बढ़िया। मतलब जब तुम इसको कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो एक स्पीड आएगी वेलोसिटी ऑफ छोटा मास, और एक स्पीड आएगी वेलोसिटी ऑफ, तो मैं एक काम करूं, पहले मोमेंटम जीरो था तो बाद में ही मोमेंटम क्या होगा? जीरो। तो इसका मोमेंटम लिखता हूं माइनस छोटा m इंटू वेलोसिटी ऑफ छोटा m। इसका लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ बड़ा m इंटू बड़ा m इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी ऑफ बड़ा m इंटू बड़ा m इक्वल टू m इंटू छोटा बड़ा बाय छोटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ छोटा बाय बड़ा। दिखा ये? तो वेलोसिटी जो है मास की किस रेशियो में आ रही है, इनवर्स में या डायरेक्ट में? इनवर्स में। वेलोसिटी ऑफ छोटा मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा मास, वेलोसिटी ऑफ बड़ा मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बड़ा मास। और सही बात है, ऐसे ही होना था। अच्छा तो ये ऑप्शन सही है। इनिशियली दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सही बात है, दिख रहा है, m बाय m है रेशियो कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, सही बात है। एनर्जी भी कंजर्व है, एनर्जी का लॉस नहीं है भाई। फ्रिक्शन, इस पूरी मूवी का विलेन है फ्रिक्शन। एनर्जी लॉस सिर्फ कौन कराता है? फ्रिक्शन। वो भी कौन सा वाला? काइनेटिक वाला। स्टैटिक तो वो भी लॉस नहीं कराता। तो फ्रिक्शन नहीं है तो लॉस नहीं है। टू ब्लॉक्स विल ऑसिलेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास विच रिमेन स्टेशनरी। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है कि नहीं है इसमें, ये बताओ। अब तुम छोड़ोगे तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। तो इसमें ए बी सी डी, कोई ऐसा था जिसने टिक ही नहीं किया? मुझे मत बताना, मेरे पास रखो। ठीक, सही है। तो ए वालों का भी सही है, बी वालों का भी सही है, सी वालों का भी सही है, डी का भी सही है। तो इसमें और करके टिक कराए हैं दोनों क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 4, जो भेजा लगाएगा उसको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा इसमें, ध्यान देना कैसे। बता दूं? तो क्वेश्चन समझिए पहले क्या है। पहले तो डायग्राम बनाए। डायग्राम क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन तुम क्लास में कर चुके हो कि एक स्क्वायर है, रट भी जाना चाहिए। अब तो एक स्क्वायर है, उसके 4 कॉर्नर्स पे क्या रखा हुआ है? 10 क्यूब। लेंथ कितनी है? L। और ये किस प्लेन में रखा हुआ है? जेड एक्सिस क्या बोला है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। जेड एक्सिस क्या बोला है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। L ये पॉइंट क्या है? सेंटर। जेड एक्सिस कौन सी एक्सिस है बताओ? ये बाहर की तरफ आती हुई, और नेगेटिव जेड एक्सिस कहाँ है? अंदर की तरफ जाती हुई। सही है। अब उन्होंने चार्ज कहाँ रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं वो पता है? इस एक्सिस पे निकाल रहे हैं, यहाँ कहीं निकाल रहे हैं। जरा निकाल सकते हैं क्या हम? यहाँ एक्स डिस्टेंस पे निकाल सकते हैं? कैसे निकाला था हमने क्लास में? अगर तुम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो एक एफ आई ई आएगा। ई का कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस थीटा। अगर कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं? थीटा, ये वाला। तो याद करो ऐसा कुछ आता था, 4e का कॉस थीटा। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं यहाँ पे कि z डिस्टेंस पे कितना होगा। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? L बाय, और ये कितनी डिस्टेंस है? z। और ये एंगल क्या है? थीटा। याद आया? याद आ रहा है कुछ? ये मैं ऊपर ना बनाते हुए मैं कैसे बना रहा हूँ, थोड़ा इधर बना रहा हूँ। E कैसे लिखूंगा बताओ? K K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना लिखूंगा? अंडर रूट नहीं आएगा, ये जला गया। जेड स्क्वायर प्लस L बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हैं।
के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जेड आया के क्यू 4 k Q जेड अपॉन 4 k Q जेड स्क्वायर प्लस L/√2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लग रहा है कि कुछ जाना पहचाना, ज्यादा ही तो नहीं रट लिया कि अरे यार रिंग का तो ऐसा होता था KQ x अपॉन रिंग का, रिंग की एक्सिस पे आंसर क्या आता था, KQ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे ही कुछ आता था। और सही बात है, एक स्क्वायर की एक्सिस पे भी लगभग ऐसे ही कुछ आया। अब वो पूछ रहे हैं ये मैक्सिमम कहाँ होगा, सवाल यही तो है, डायग्राम में तुम्हें यही तो बताना है देख के, शेप तो चारों डायग्राम में सेम है, कहाँ मैक्सिमम होगा ये बताना है। रिंग मैक्सिमम कहाँ आती थी, रिंग का मैक्सिमम आंसर कहाँ था, आर बाय, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आर लिखा हुआ है और आंसर तुम्हारा कहाँ आना है, R/√2। आर की वैल्यू कितना है, कितना आया, डिफ्रेंशिएट करोगे तब भी यही आएगा, अगर जिसको ऐसे दिमाग में लगाना है डिफ्रेंशिएट करना है तो भी यही आएगा, कर लेना डिफ्रेंशिएट यही आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहली, दिमाग लगाओगे तो डिफ्रेंशिएशन से बच जाओगे। फिफ्थ, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन, अगर किसी ने सही भी किया होगा तो 95% चांसेस है कि तुक्का मार के सही किया होगा, पक्का सही किया है, सोच समझ के सही किया है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं, देखो क्या यही सोचा था, हटा दूं ये। अच्छा देखो अब ये एक्सप्रेशन लिखने में अब दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब अपन समझ गए हैं, ये काफी बार कर चुके हैं एक्सिस पे कैसे निकालते हैं। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया था, सही था मतलब, कितने लोगों का ये, ठीक। चलो एक क्वेश्चन ये देख, फिफ्थ, फिफ्थ बहुत ही ज्यादा, तो पूरे पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे फिफ्थ लगा, क्योंकि सॉल्व कुछ नहीं लगाना था, दिमाग लगाना था पूरे में। स्टेबल अनस्टेबल का फील इससे अच्छा किसी को नहीं आ सकता, तो इससे अच्छा स्टेबल अनस्टेबल का सवाल नहीं बन सकता। देखना, सॉल्व कुछ नहीं करना है, मुझे क्वेश्चन क्या बोला है, एक रिंग है, ये रही रिंग, ये रिंग रखी हुई है, उन्होंने बोला एक मास मैंने ऊपर एक्सिस पे रख रखा है, एक रिंग दिख रही है तुम्हें यहाँ, ये एक रिंग है, एक मास ऊपर है और ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम में क्यों आ रहा होगा, क्योंकि mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, जैसे ही mg और qe बैलेंस हो जा रहे हैं वो क्या आ गया होगा, इक्विलिब्रियम। अच्छा अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा है ऊपर जाने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना है सेंटर पे, 0, और मैक्सिमम कहां आएगा, अभी थोड़ी देर पहले, ये वो क्वेश्चन है जो ऊपर वाले से लेना देना है, R/√2, जस्ट ऊपर वाले में ही हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का कहां मैक्सिमम आता है, R/√2। तो ये वो पॉइंट है, मैं बना लेता हूं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, मैक्सिमम आता है ना। अब मैं ये बताओ मुझे, अगर इक्विलिब्रियम यहां होता, ध्यान देना, मैंने ये नहीं बोला इक्विलिब्रियम यहां है, मैं बोल रहा हूं अगर इक्विलिब्रियम यहां होता तो यहां क्या बराबर होते, QE और, अच्छा इस चार्ज को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, R/√2 से कहां ले जा रहा हूं, ऊपर ले जा रहा हूं, कौन बड़ा होगा, mg या QE, mg तो जितना अभी है, जितना नीचे होगा जितना ऊपर होगा हमेशा ही उतना ही रहेगा, ऊपर जब ले जाऊंगा तो क्या कम हो जाएगा, सही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, थोड़ा इसको एग्जैक्ट बना लें, R/√2, ये रहा वो पॉइंट R/√2, और आगे बना ले,
ये वो पॉइंट है मैक्सिमम वाला, दिख रहा है। अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि r/√2 पे सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो ये कम हो गया, लेकिन ये उतना ही है। तो जब मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो ये वापस कहाँ आ रहा है, नीचे। थोड़ा थोड़ा क्या लग रहा है, स्टेबल। लेकिन ध्यान देना, जरा मैं इसको नीचे ले जाऊं तो mg तो उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया या बढ़ गया, कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो यही है ना, कम हो गया। तो ये नीचे गिर जाएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल हुआ, यानी r/√2 पे क्या हुआ, अनस्टेबल। ऊपर ले जा रहे हो तब तो वापस आ रहा है, नीचे ले जा रहे हो तब वापस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, वो तो नीचे ही चला जा रहा है। लेकिन अब चर्चा करते हैं किसी और पॉइंट की, ध्यान देना। अगर यहां इक्विलिब्रियम होता, ध्यान देना, यहां इक्विलिब्रियम होता तो क्या हालत होती, स्टेबल होता या अनस्टेबल होता। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि हम यहां है ना। हम ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। सबसे ज्यादा कहां है, r/√2। ऊपर ले जाऊंगा तो QE क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये ऊपर ही भाग जाएगा। तो इधर अनस्टेबल, और नीचे वाले पूरे रीजन में भी क्या है। जरा ऊपर की चर्चा करें। जब मैं ऊपर की चर्चा करूं, सपोज यहां इक्विलिब्रियम होता, तो जब मैं ऊपर ले जाता तो क्या QE बड़ा हो जाता या mg बड़ा हो जाता। ऊपर ले जाता तो QE छोटा हो जाता, mg बड़ा हो जाता, वापस आता। और नीचे ले जाता इस पॉइंट के तो QE बड़ा हो जाता। देखो मैं इस पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं। जब तुम नीचे लाते तो QE की वैल्यू क्या हो जाती, बढ़ जाती, तो ये ऊपर चला जाता। तो ऊपर क्या मिलेगा तुम्हें, स्टेबल। मतलब r/√2 पे अनस्टेबल है, उसके नीचे अनस्टेबल है, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्टेबल। मतलब अगर मिलेगा ऊपर तो पक्का कौन सा मिलेगा, स्टेबल। तो r/√2 से बड़ा। फिफ्थ का करेक्ट आंसर है बॉम्बे, चेन्नई नहीं है, क्या है, बॉम्बे। पेपर जरूर फाइल में रखें, बहुत ज्यादा अच्छा पेपर है, इतने अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। ये हटा दूं। अच्छा, छठवा, छठवा आया कि नहीं आया, पक्का आ गया, डाउट है तो बता सकता हूं। सातवां, दिल्ली, आ गया सबका। साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बताया था। फ्लक्स इन, अगर फ्लक्स आउट से ज्यादा है तो सोर्स होगा या सिंक होगा, सिंक। अंदर ज्यादा आ रहा है और बाहर कम जा रहा है, क्या है, सिंक। सिंक मतलब नेगेटिव चार्ज। एट्थ क्या करा दिया था, नाइन्थ, नाइन्थ। चलो दोबारा पेपर से थोड़ा हटते हुए काम करें। ये दोबारा तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूं ये, जबकि मैंने मैकेनिक्स पढ़ाई भी नहीं है, फिर भी मैं तीसरी बार बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट। अगर मैंने एक डब्बा लिया 4 किलो का, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, ये डब्बा लिया 8 किलो का मान लो, इसको स्पीड दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, के की वैल्यू ले लो 10 न्यूटन पर मीटर। पहला, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ब्लॉक एट मैक्सिमम कंप्रेशन। कब आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन, कोई बता सकता है, पूछ दिया। जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर या जीरो, बराबर। जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर।
मैक्सिमम कंप्रेशन तब आएगा, जीरो कैसे हो जाएगी, ये रुका हुआ है, ये इसको दबा रहा है तो ये आगे जाएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन आएगी जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम, और स्प्रिंग अब और नहीं दब सकती। ये जिला मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ आता है, जब स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर। अच्छा, यू निकालने के लिए क्या करूं, स्पीड निकालने के लिए क्या कर दूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कुछ भी कर सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दिया, 80 था पहले मोमेंटम, बाद में कितना हुआ 4u प्लस 8u, तो 80 इक्वल टू 12u, u इक्वल टू कितना हो गया, तो स्पीड कितनी आ गई, अगर दोनों की स्पीड आ गई तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, m हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, तो सब कर ही सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते, हाफ एम वी स्क्वायर, एक कितनी हो गई दूसरे की कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, 8 लिख देना। मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालोगे, मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ आया ये पता चल गया, जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर, होगा कितना मैक्सिमम कंप्रेशन। अच्छा, पहले एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी है, जरा निकालो एनर्जी, सोचो, हाफ 4 × 20 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कितनी है 800 जूल, बाद में कितनी है काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू, देखो टोटल मास की स्पीड सेम है तो मैं ऐसा लिख दूं, हाफ इंटू 12 × 20/3 का होल स्क्वायर, ये जला गया, हाफ इंटू 4 × v² प्लस हाफ इंटू 8 × v², तो 8 और 4 जोड़ के कितना हो गया 12, 6 × 400/9, 3 2 कितना आया 800 तो पहले 800 थी एनर्जी, अब कम हो गई या बढ़ गई, कम हो गई, तो कितना लॉस हो गया एनर्जी का, 800 - 800/3, ये लॉस कहां चला गया, हाफ के, कि नहीं जिला, 1600 - 800 कितना होता है, बोलो, 1600/3 कहां चला गया, हाफ के कितना है, ऐसे निकलवाया था क्या, एक्स आ जाएगा यहां से, एक्स मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन। अब जरा सब लोग ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 9, पहले इसको पूरा लिख लें, काफी बार बता दिया मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ आता है, मैक्सिमम कंप्रेशन वहां आता है जहां पे दोनों की स्पीड क्या होती है, जीरो नहीं होती, फील ऐसा आता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन वहां आएगा जहां पे दोनों की स्पीड क्या होगी, जीरो, ऐसा नहीं है। देखो जरा इसको, फिर से बहुत बार पूछ चुके हैं वो लोग, ये इतनी बार रिपीट हो रही हैं ये चीजें, अब लिख लेना मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ होता है और कैसे निकालते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन, अपनी लैंग्वेज में बना के। नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन, अच्छा मुझे ये और बता दो, एक मास है जिसकी स्पीड v0 है, दूसरा मास है वो सेम मास है और रेस्ट पे है, और इलास्टिक कोलिजन हुआ है इन दोनों के बीच में, तो टकराने के बाद क्या होगा,
एक रुक जाएगा और दूसरे वाले के पास उतनी ही स्पीड आ जाएगी। यहां तक तो सही है। अब जरा देखो, ध्यान देना, ये मास एम, ये मास एम, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, इसके पास वी नॉट और ई की वैल्यू 1। तो पहले ये इससे टकराएगा और ये रुक जाएगा और इसके पास स्पीड कितनी आ जाएगी, वी नॉट। ये सही है कि नहीं है? कि कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक। ये रुक जाएगा, इसके पास स्पीड कितनी आ जाएगी, वी नॉट। अब से ये तो रुक गया, अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन बन गया, वही वाला। मैक्सिमम कंप्रेशन के समय दोनों की स्पीड क्या होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी और दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, बराबर बराबर। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दूं। पहले मोमेंटम कितना था, एम वी नॉट। पहले मोमेंटम कितना था, एम वी नॉट। अब मोमेंटम कितना है, एम यू प्लस एम यू। तो यू की वैल्यू कितनी आई, नॉट बाई 2। कॉमन सेंस से भी दिख रहा है कि स्पीड कितनी हो गई, वी नॉट बाई 2। और तो मैक्सिमम कंप्रेशन के समय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, गलत है पहला ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी ए बी ऑफ द सिस्टम, मतलब ए और बी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कंप्रेशन के समय कितनी है, लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कंप्रेशन पे कितनी है, हाफ एम, कितने गुना, 2 गुना, एक की इतनी दूसरे की भी उतनी। कितना आया ये, सही लिखा है कि गलत लिखा है? बॉम्बे सही है। मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी बताओ, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब कितनी है, पहले एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 है, देखो ध्यान से, पहले इतनी है ना, अब कितनी है, पहले हाफ एम वी स्क्वायर है, अब कितनी है, 1/4 एम वी स्क्वायर। लॉस कितनी हुई, 1/4 का लॉस हुआ। और ये किस में चला गया, हाफ के एक्स को, 2 से 2 काटा, जरा निकालना एक्स। तो m अंडर रूट के अंदर वी नॉट स्क्वायर, बाहर आके क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा बाय, चेन्नई तो गलत है, डेली सही होता। बस एक दिक्कत है डेली में, वो मल्टीप्लाई में नहीं है, गलती से एक डैश लग गया है टाइपिंग वाला। हाँ, मैं आंसर की में डी है, क्योंकि सही लिखा है डी। देखो ना, वी नॉट स्क्वायर बाहर आके कितना हो जाएगा, वी नॉट। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, एक डिवाइड आया है तो वो डायमेंशनली गलत लिखा है, एक स्लैश एक्स्ट्रा आ गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ बॉम्बे। 10th, 10th। बता दूं, 10th और देख लो। टेंथ देखते हैं, कितने लोगों का ए बी सी तीनों आया था, एक। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इससे पहले काइनेमेटिक्स आती है तुम लोगों को, देख लें, देख लें कितना पानी में हो, देख लेते हैं यार, कहाँ भाग रहे हो, देख लेते कितना पानी में हो। अच्छा मुझे तो बस इतना सा बता दो, काइनेमेटिक्स में ये एक बॉल है, इसके पास स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। पहले तो ये तो निकालना है, तब तो कर पाओगे। और नीचे ग्रेविटी है जी,
टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो तुम तो, और रेंज बता दो, और एच मैक्स बता दो। कोई एनसीईआरटी वाला बालक बता देगा ये तो। जरा बता दो कितना आ रही है। ये बता देना, और अगला ये बता देना। सेम बॉल है, सब कुछ सेम दिया है, देखो 50 मीटर पर सेकेंड। नीचे ग्रेविटी है, और इस तरफ विंड चल रही है, और विंड की वजह से इस तरफ एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? पहले वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ऐसे जाएगा, नॉर्मल फॉर्मूले आते हैं। दूसरे वाले में और इसमें क्या दिक्कत है? दूसरे वाले में विंड की वजह से इधर एक्सेलरेशन है, कितना है 5, तो हॉरिजॉन्टल इसमें कांस्टेंट है, उसमें कांस्टेंट नहीं है। ये वाला कंपोनेंट कितना है, और ये वाला कितना है? कॉमन सेंस से कौन सा वाला बदलेगा? सिर्फ 30। 30 से अचानक से स्पीड कितनी होगी? 20 एक सेकंड में, फिर 10, फिर 0। ऊपर जाने का कितना टाइम? 3, तो नीचे आने में भी उतना। 6 सेकंड में पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और रेंज कैसे निकालेंगे? 6 सेकंड के लिए कितनी स्पीड से आगे जा रहा है? ये जला कि नहीं जला? 240। हाइट मैक्सिमम भी कैसे निकालेंगे? यू स्क्वायर बाय जी। जला कि नहीं जला? यहाँ समस्या है, ध्यान देना। यहाँ क्या समस्या है इस बार? इस बार 30 भी बदलेगा और 40 भी बदलेगा, इस बार दोनों बदलेंगे। पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा, इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? क्या बदलेगा कि नहीं बदलेगा अभी भी? 6। अरे क्या बदलेगा? 30 को खत्म करने में कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड। नीचे आने में भी कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड। तब तक ये कहाँ जाता रहेगा? आगे जाती रहेगी बॉल। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी कितना है? एच मैक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा एच मैक्स। एच मैक्स नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। एच मैक्स क्या होगा? यू स्क्वायर बाई 2 जी। अरे, टाइम ऑफ फ्लाइट का इस स्पीड से लेना देना है, हाइट मैक्सिमम का इस स्पीड से लेना देना है। क्यों बदलेगा? ये बदले ही नहीं। सिर्फ बदलेगी रेंज। सिर्फ बदलेगी क्या चीज? रेंज। क्यों? क्योंकि पहले ये 40 से ही जा रहा था, और अब 40 से नहीं जा रहा है। अब स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे। ज्यादा आएगी या कम आएगी रेंज? कम आएगी, क्योंकि पहले 40 से लगातार जा रहा था 6 सेकंड के लिए। अब धीरे धीरे 40 से स्पीड क्या होती जा रही है? कम। रेंज निकालने के लिए क्या कर दें? एस इक्वल टू यू टी प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 40। टाइम कितना था? 6। ए कितना है? -5। टाइम कितना है? 6 का स्क्वायर 36। ऐसे निकालेंगे। डिफरेंस समझ आया? हॉरिजॉन्टल में डी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन होने की क्या होगा? फटाक से लिखो, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब करते हैं। ये पूछ चुके हैं वो लोग, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं, विंड वाला कर चुके हैं वो एक बार। उन्होंने काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन बनाया जिसमें विंड चला दी, जिसकी वजह से क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया या डी एक्सेलरेशन आ गया, जिसकी वजह से रेंज बदल गई। टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बदली, हाइट मैक्सिमम नहीं बदली। हटा दूं? अब क्वेश्चन क्या है? सिंपल। ये एक्स, ये वाई। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया कितने से?
यू से ये एंगल कितना है थीटा। बस एक दिक्कत है, ध्यान देना सब लोग, ध्यान दो, पेन वेन छोड़ो। एक जी लग रहा है नीचे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका चार्ज दे रखा है कितना है क्यू। तो बताओ एक एक्सेलरेशन इधर भी आएगा, कितना आएगा क्यू ई बाय, ये जिला कि नहीं जिला, एक जी आएगा नीचे और एक इधर एक्सेलरेशन आएगा क्यू ई बाय एम। क्यू ई बाय एम कैसे, फोर्स कितना है लगेगा क्यू ई और मास कितना है एम। मतलब ये कौन सा केस है, सेकंड वाला केस है हमारा। अब ध्यान देना कितना बढ़िया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है अभी, चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा कि नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, इससे निकाल के दिखाना, निकालना क्या है डायरेक्ट बोलो ना, क्यू साइन थीटा बाई जी का दुगना, नहीं जिला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ऑप्शन देखो, उन्होंने बोला है 2u साइन थीटा बाय जी। चेन्नई तो सही है, आगरा बॉम्बे में कलेश है, क्या कलेश है बता। अच्छा काइनेमेटिक्स में क्या आता है प्रोजेक्टाइल का, वो ट्रेजेक्ट्री, पैराबोला। तो थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो पैराबोला तो टिक मारोगे ही मारोगे। और टाइम ऑफ फ्लाइट तुमने निकाल लिया। स्ट्रेट लाइन हो ध्यान देना, उन्होंने अंग्रेजी का बहुत फायदा उठाया है। पाथ ऑफ प्रोजेक्ट मतलब पाथ ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल मे बी पैराबोला मे बी स्ट्रेट लाइन। उन्होंने ये नहीं बोला पैराबोला ही होगा या स्ट्रेट लाइन, पैराबोला तो हो ही सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है क्या, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है क्या, जरा देखो हम निकालते कैसे। x इक्वल टू 2 cos थीटा t माइनस हाफ क्यू ई बाय एम। अच्छा किसी भी टाइम पे, किसी भी t टाइम पे x कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी भी t टाइम पे y कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, ये जिला कि नहीं जिला। किसी भी t टाइम पे x कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, किसी भी t टाइम पे y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो पैराबोला आता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर u cos थीटा कुछ तुम्हारा 3 होता और u sin थीटा भी तुम्हारा क्या होता 3 होता, सपोज इसकी वैल्यू कुछ 10 होती, ये तो पहले से ही कितना है 10, तो जरा बता ना x क्या लिखा हुआ है, टी टी माइनस 5t स्क्वायर, y भी क्या लिखा है। तो क्या y इक्वल टू एक्स नहीं हो जाता, क्या y इक्वल टू एक्स नहीं हो जाता, ये स्ट्रेट लाइन हो जाती। ऐसा नहीं लिखा होता, सोचो ऐसा होता, ये 3 होता और ये 6 होता और ये 10 होता और ये 10 होता, ये 3 है ये 6 होता, ये 10 होता और ये कितना होता 20 होता। तो y को दुगना करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा x, तो x इक्वल टू क्या होता 2y। ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी तो हो सकती है। और मैं बता रहा हूं स्ट्रेट लाइन ऐसे ना चेक करके डायरेक्ट कैसे सो सकते थे। मुझे बताओ u cos थीटा को, अगर u cos थीटा और u sin थीटा बराबर हो जाते, सोचो ये और ये कंपोनेंट क्या हो जाते बराबर, और g के बराबर हो जाता ये क्यू ई बाय एम, ये पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे ही लौटा। कितने लोगों को ये जला, u cos थीटा और u sin थीटा बराबर होते, थीटा 45 ले लो, अगर थीटा 45 होता तो ये और ये वेलोसिटी बराबर होती, और क्यू ई बाय एम की वैल्यू अगर g के बराबर हो जाती, क्यू ई बाय एम की वैल्यू g के बराबर हो जाती, तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल ऐसा लगेगा इस डायरेक्शन में वन डायमेंशन, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। जैसे एक बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूं तो स्पीड ऊपर होती है और जी कहां होती है जस्ट उसके अपोजिट, तो बॉल ऊपर जाती है और नीचे आती है। अगर ये दोनों स्पीड बराबर तो नेट स्पीड इस डायरेक्शन में, और जी जी बराबर तो नेट स्पीड भी, नेट एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में बॉल को फेंकने जैसा फील होगा, बॉल को ऐसा फेंका और बॉल ऐसे ही वापस आ गई, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है मे बी। करेक्ट आंसर है आगरा बॉम्बे चेन्नई। सोच पाया तो अच्छा, वरना बढ़िया सितारे वितारे लगाओ, आगे कभी सोच पाओ। अगर अभी नहीं सोच पा रहे हो आगे सोच पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी सोच जरूर पाओ।
11वें का, 11वें का। अब 11वां क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ये क्लास में बहुत बार कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। 12वें में दिक्कत है क्या? 12वें में है दिक्कत? 12वें में नहीं होनी चाहिए, के क्यू बाय आर के अलावा कुछ यूज ही नहीं होना। आंसर नहीं मैच हो रहा क्या? क्या आ रहा है तुम्हारा, ये बताओ। बॉम्बे में तुम्हें कहीं माइनस दिख रहा है क्या? इसलिए मतलब माइनस की वजह से गड़बड़ हो रहा है क्या बॉम्बे? कि मैग्नीट्यूड मैच हो रहा है? दोबारा करना, गड़बड़ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, के क्यू बाय आर ही तो लिखने हैं सब जगह से। 13 तो हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। हो रहा है पक्का? आ रहा है फील? बहुत बढ़िया, चलो फिर बिगाड़ते नहीं है फील। 14 तो मिसप्रिंट है। 15 कितने लोगों का आया? चलो देखो 15 देखते हैं, 15 देखते हैं, 15। चलो 15 देखो, शांत रहो, 15 देखो। एक कोन है, आइसक्रीम वाला कोन है, ध्यान देना। आइसक्रीम वाला कोन होता है ना, सॉफ्टी वाला, वो ऊपर नहीं है आइसक्रीम। यहां से क्या है, खाली है। तुमने चार्ज क्यों रख दिया कहीं, यहाँ किसी एच हाइट पे? कहाँ रख दिया तुमने? एच हाइट पे। ध्यान देना, कितनी लाइंस बाहर निकलेंगी? कितनी ऐसी लाइंस हैं जो कोन को कट ही नहीं करेंगी? वो जो इसमें से निकल जाएंगी, ऊपर से खाली है ना वो। एक लाइन ऐसी गई, एक लाइन ऐसी गई, सॉल्व कुछ नहीं करना है, ध्यान देना, सिर्फ इमेजिनेशन का गेम है। और इसके बीच में से जितनी लाइंस गई वो तो खाली निकल जाएंगी। क्या फ्लक्स कट में ये दिखेगा? फ्लक्स में तुम्हें ये रेड लाइंस काउंट होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि ये तो सरफेस कैसा है, खुला हुआ है। अच्छा, टोटल लाइंस कितनी निकलती? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें कौन सी लाइंस काउंट करनी है? तो बना दे रहा हूं, ये ब्लू वाली। फ्लक्स कौन सी लाइंस दे रही है, ब्लू या रेड? ब्लू। टोटल फ्लक्स कितना है ब्लू और रेड मिला के? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और उन्होंने बोला है ब्लू वाला कितना है, देखो उन्होंने दिया हुआ है, ब्लू वाला कितना है, क्यू बाय 2/3 क्यू एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स इतना आएगा, देखो उन्होंने दिया हुआ है 2Q/3 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से? ब्लू की वजह से, यानी जो सच में फ्लक्स है। रेड की वजह से कितना आता? मैं यही लिख देता हूं, ये ब्लू, ये रेड की वजह से आता है, पता नहीं कितना, लेकिन टोटल पता है तुम्हें कितना। ये जला, तो फ्लक्स रेड वाला आ गया तुम्हारा। जो लाइंस रेड बन के बाहर निकली होंगी वो कितनी होंगी? क्यू बाय, ये जला। मतलब मैं ये बोलूं, अगर ध्यान देना, इस सॉलिड एंगल से, सॉलिड एंगल दिख रहा है ये वाला, इस अल्फा वाला सॉलिड एंगल, ये जो कोन बना तुम्हारा रेड कलर का, इस कोन में से कितनी लाइंस निकली? Q/3 एप्सिलॉन नॉट। अब यही चार्ज ऊपर रख दूंगा, भेजा लगाना जरा, यही चार्ज ऊपर रख दिया मैंने, ये H हाइट पे था, कितनी हाइट पे था? H पे। यही H हाइट ऊपर रख दूंगा, तो जितनी रेड लाइंस यहां से बाहर निकली, क्या उतनी अंदर आएंगी इस बार? उतना ही फ्लक्स अंदर जाएगा इस बार कोन के। और ये आंसर सेम नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या आना चाहिए? Q/3 एप्सिलॉन नॉट। और इसको कंपेयर किससे करना है? 2Q/n एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्यू कट गया, ये कट गया, n कितना आएगा? जब चार्ज Q अंदर रखा है H पे, तो जो रेड कलर की लाइंस निकली हैं, जितना फ्लक्स निकला है, जब तुम H ऊपर रखोगे तो अंदर भी उतना ही आया होगा।
अब तुम्हें बस ये पता लगाना है निकला कितना है रेड बाहर, इतना निकला है, टोटल इतना था। और उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था कि कौन से ब्लू वाला, मतलब कौन से कितना निकला है, इतना। तो रेड लाइंस इतनी होंगी, रेड फ्लक्स इतना होगा, वही रेड अंदर आया होगा। कुछ बहुत सॉल्व वॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 अब बता रहा हूं मैं। मैंने काफी जगह डीसीटी में या कहीं ना कहीं छुड़वा रखा था, मैं बता देता हूं अब। मैकेनिक्स का इसलिए छुड़वा दिया था, लेकिन अब थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स बता के समझा देता हूँ। क्वेश्चन समझने लायक फ्लूइड मैकेनिक्स बता। ये झिला कि नहीं झिला? फ्लक्स के देख रहे हो क्वेश्चन? जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें दिखेंगे तो तुम समझ लो मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, थोड़ा ऐसे ही दिमाग लगाना है कि ब्लू वाला प्लस रेड वाला मिला के कितना है, इतना। और ब्लू वाला उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि इतना है, तो रेड वाला कितना है, इतना। जितना यहां चार्ज रखोगे एच पे, जितना रेड निकलेगा उतना ही यहां पे अंदर आएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल ये बराबर है, इसका सॉलिड एंगल और ऊपर से सॉलिड एंगल बराबर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, दोबारा पक्का आ जाएगा। क्या होगा? हटा रहा हूं ये क्वेश्चन, देखो। शांत हो जाओ पीछे वालों। चलो ध्यान दो, अब क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बार आया है, कभी डीसीटी में दिखा होगा, कभी टेस्ट में, किसी शीट में, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। जरा समझना, पहले थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स पे आते हैं। सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना इस क्वेश्चन के लिए जरूरी। अच्छा, सबने इतना तो पढ़ा होगा, पानी में डुबोते हैं किसी चीज को तो ऊपर की तरफ एक फोर्स आती है, अप थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स, जो बोलना चाहें बोले। वो कितनी आती है मेरे को तो सिर्फ उससे लेना देना है। अगर तुमने कोई चीज पूरी पानी में डुबो दी, मतलब किसी, ये रो क्या है, डेंसिटी होती है। डेंसिटी किस चीज की है? सॉलिड की। और पानी या जो भी लिक्विड में तुमने डुबो रखा है उसकी डेंसिटी को कैसे डिनोट करेंगे? रो एल से। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं अपथ्रस्ट कितना आता है। अपथ्रस्ट इक्वल टू ऊपर की तरफ जो फोर्स आता है वो आता है एम जी इंटू रो लिक्विड बाय एम जी इंटू रो लिक्विड बाय रो सॉलिड। और सही बात है, लोहा पानी में डूब जाता है कि नहीं डूब जाता? इसलिए डूब जाता है पानी में। लोहे की स्फेरिकल बॉल लोगे पानी में डूब जाएगी, क्योंकि mg ज्यादा होगा या अपथ्रस्ट ज्यादा होगा? mg ज्यादा होगा। अपथ्रस्ट क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। देखो अपथ्रस्ट कितना आएगा अगर लोहा डुबाएंगे तो mg इंटू रो, ऊपर किसका आना है? पानी का। और नीचे किसका आना है? लोहे का, सॉलिड का। तो लोहे की डेंसिटी ज्यादा है तो अपथ्रस्ट mg से कम है, mg ज्यादा अपथ्रस्ट कम, तो पक्का वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो फॉर्मूला ठीक है, बस इस फॉर्मूले से काम बनेगा, बाकी सब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। क्वेश्चन दिया है उन्होंने कि दो चार्जेस हैं, जब वो दोनों रिपल्शन में आते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है? 2 थीटा। अच्छा, सबको डायग्राम दिख रहा है? ये ऐसे ही डायग्राम होगा, एक एफ रिपल्शन होगा और एक क्या होगा? mg होगा। ये बनेगा ना डायग्राम, एफ रिपल्शन और एक mg। दो चार्ज बॉल हैं, उनको मैंने ऐसे रखा तो वो रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएंगी? दूर दूर भाग जाएंगी। और एक रिपल्शन होगा और एक क्या होगा? mg होगा।
अब मैंने इसको क्या कर दिया है, कंटेनर में डुबो दिया। अब मैंने अगर इसको एक लिक्विड में, एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया और उसमें इसको डुबो दिया, तो उन्होंने बोला दो चीजें हुई, इनके साथ दो चीजें हुई। एक तो एफ आर बाय के हो गया, क्यों? क्योंकि उस कंटेनर में जो लिक्विड था का कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, इसकी वजह से फोर्स कितनी हो जाती है, बाय के टाइम्स हो जाती है। और mg भी नहीं, mg नहीं रहा होगा, एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा। पानी में जब कोई चीज डूबेगी तो ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि एंगल लेकिन फिर भी चेंज नहीं हुआ। तुमने जब उसको पानी में डुबोया, ध्यान दो तुम्हारे साथ होना क्या था। ऐसा कुछ डायग्राम था पानी में डुबोने के पहले। तुमने जब इसमें पानी या कंटेनर में कोई भी लिक्विड भरा हो, तुमने डुबो दिया इसको, तो दोनों चीज बदल जाएंगी। देखो ये भी बदल जाएगा कि वो लिक्विड जो है उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक हो गया, डाइलेक्ट्रिक होगा तो ये बदल जाएगा। mg भी mg नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या लग रहा होगा, एक ये वाली फोर्स भी बदल जाएगी और ये वाली भी बदल जाएगी। और उन्होंने क्वेश्चन में इतना बढ़िया लिखा है कि इस तरीके से बदली है कि थीटा अभी भी क्या है, सेम। यानी अगर ये बाय के टाइम्स हुआ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय के टाइम्स हुई है, तो वर्टिकल फोर्स भी क्या होनी चाहिए, बाय के टाइम्स। यानी mg नीचे था, ऊपर u था, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं। और ये mg माइनस यू कितना हो जाना चाहिए, mg बाय के हो जाना चाहिए, तभी काम बनेगा। ये भी बाय के, ये भी बाय के, तभी तो एंगल सेम रहेगा। तो mg माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, बाय के। अच्छा, mg माइनस mg बाय के। अब थ्रस्ट कितना आता है, अभी पढ़ा हमने, mg इंटू रो लिक्विड बाय, अच्छा दिया होगा क्वेश्चन में लिक्विड का और सॉलिड की डेंसिटी। लिक्विड की कितनी दी है, सॉलिड की कितना हो गया, 3/4 माइनस mg हटा दो, 1 माइनस 1/k इक्वल टू 3/4, 1/k इक्वल टू 1/4। अब जलाओ तो ठीक, नहीं जलाओ तो अब भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। जब फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा तब बन जाएगा दोबारा। नहीं जला, इसको जला अच्छी बात, नहीं जला कोई दिक्कत। क्या कर सकते हैं, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लूइड आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं अभी तुम्हारे लिए, ने पढ़ा होगा वो, क्या कर सकते हैं। हाँ लेकिन जब फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगी तो बहुत बेसिक चीज है ये तो हमें वैसे ही याद होता है। तो इस पे सितारे बनाए, देख लें। तो ये जब पहली बार आया था इस टाइप का कॉन्सेप्ट, तब बहुत अच्छा था कि जब जैसे ही मैंने एक मीडियम में डुबो दिया, एंगल चेंज फिर से नहीं हुआ। मतलब ये बाई के टाइम्स हुआ है तो यहाँ भी कुछ बाई के टाइम्स होना चाहिए। पैराग्राफ बना कि नहीं बना, नहीं बना। क्या करना है मैं बता देता हूँ। पैराग्राफ उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम लोग फील कर रहे हो, उतना है नहीं वो। बस एक छोटी सी दिक्कत, फिर से एडवांस लेवल का पेपर है तो हलवा नहीं है मार्क्स लाना। लेकिन हाँ, सही से दिमाग लगाते तो बटोर सकते थे। 12 नंबर तो फोकट के दे दिए, कुछ मार्क्स तो सिंगल में और मल्टीपल में आराम से किए जा सकते थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ जो जो क्वेश्चन मुझे उम्मीद थी तुम लोगों से नहीं बनेंगे, अब नहीं बने हो तो अच्छी बात है। पांचवा मैं मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए था। फिफ्थ गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली बार में नहीं सोच पाते, गलत है। उसका सही है, उसका सही है, अच्छी बात। फोर्थ क्वेश्चन बनाने लायक क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन बनाने लायक क्वेश्चन था। पहले पेज में पांचवा गलत हो सकता था, हम मान सकते हैं भाई पांचवा गलत है,
ये इसीलिए। अगले में छठवां सातवां आठवां, आठवां तो वैसे ही बोनस हो गया। छठवां सातवां दोनों सही होने लायक क्वेश्चन थे, बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में हाँ, जिसकी गलती, जिसने दिल्ली मारा है, तो बॉम्बे और दिल्ली, दिल्ली भी जिसने मारा है उसकी कॉन्सेप्चुअल दिक्कत नहीं है, तो सही किया है। वो तो टाइपिंग की वजह से या तुम्हारे देखने की वजह से जो गलती हुई। तो अगर डी मारा है तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल, उसके मार्क्स तुम जोड़ सकते हो तो खुद के एनालिसिस के लिए, लेकिन वहां नहीं रिफ्लेक्ट होंगे। खुद के एनालिसिस के लिए जोड़ सकते हो कि वो डंडा लगाया है, डैश लगाया है, नहीं लगाया है, उससे क्या लेना देना। तो कॉन्सेप्चुअल सही था तो कोई दिक्कत नहीं। टेंथ में मान सकता हूँ कि स्ट्रेट लाइन तुमने नहीं मारा होगा, बाकी दो तो मारे हो तो सही है। 11वां गलत नहीं होना चाहिए था, 12वां गलत नहीं होना चाहिए। 13th जो फील कर पाए हो अच्छी बात, जो नहीं कर पाए हो कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाए कोई समस्या नहीं। इंटीजर में मैं एक भी नहीं मान के चलता कि तुमने सही किए हो। दो सही है, एक तो बोनस, अरे वो तो मैंने बोनस दिया है ना, फिर भी दोनों सही है। 16 का आएगा बोनस, हमारी गलती। हाँ, पैराग्राफ भी कोई उम्मीद नहीं करते, तो जो कुछ क्वेश्चंस थे वो बटोरे जा सकते थे, इसीलिए एडवांस का पेपर है, पूरा सही करना ही नहीं था। वो तो चुनना था तुमको, क्या सही करना है क्या गलत करना। बटोरने थे मार्क्स वहां 1 घंटे के अंदर। चलो मैं इसकी हिंट दे देता हूँ, कैसे करना। अच्छा बताओ, एक फोर्स लगेगा क्यू, कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। तुम लोगों ने, जो जिसने पैराग्राफ ट्राई किया हो उसने गलती क्या की है मैं बताता हूँ। ये थीटा है, ये भी थीटा है, इधर क्या लगेगा क्यूई का, इधर क्या लगेगा क्यूई का, एक इधर और लगेगा एमजी का, एक इधर लगेगा एमजी का। फ्रिक्शन भी लगेगा, दिया हुआ है फ्रिक्शन है, म्यू है। कहाँ लगेगा, ऊपर या नीचे। जिन्होंने नीचे लगाया है उनका सही है, और फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं है, म्यू एन है। ये झिला कि नहीं। उन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील करना इतना टफ नहीं है, फील करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा कितना रखूं कि ये ऊपर जाने से रुक जाए। तुम सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फानाइट रख दो तो ये फोर्स इन्फानाइट हो गया, इसका एक कंपोनेंट भी इन्फानाइट हो गया, तो पक्का डब्बा कहाँ चला जाता, ऊपर। और डब्बा जब ऊपर जा रहा होता तब फ्रिक्शन कहाँ होता, नीचे। तो वो स्पीड देख के अंदाजा मत लगाना है, स्पीड नीचे फ्रिक्शन ऊपर। उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू रखूं कि डब्बा ऊपर ना आ जाए, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। सॉल्व कर दो, क्यूई का कॉस थीटा, ये सॉल्व कर दो बस, आंसर आ जाएगा। क्यूई का कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा। सॉल्व कर दो, एक लाइन में आंसर है, एक लाइन में आंसर है। और दूसरा पार्ट वर्क एंड थ्योरम से करना, खुद ट्राई करना, मेरे बोर्ड पे लिखने से कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख के मिटा के चला जाऊंगा, तुम लोग बैठे रह जाओ। खुद से ट्राई करना। पेपर बहुत ध्यान से रखना है, एडवांस का पेपर। तो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, पेपर ध्यान से रखना। किसका पेपर है, ये लो, क्या था ये पेपर। पेपर दोबारा सॉल्व करना, एडवांस का पेपर है, दिल पे नहीं लेना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके, जो परफॉर्म अच्छा कर रहे होंगे क्लास में, लेकिन मार्क्स आने में दिक्कत होगी। समझ में सब आता है, शीट बनती है, आधी नहीं बनती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा लगता है क्वेश्चन करने में। लेकिन पेपर में हालत खराब हो जाती है, पेपर में रैंक कम आ रही है लिस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत चोर लोग हैं, बहुत चोर होते हैं हर क्लास में। कुछ नहीं करेंगे, बगल वाले का छाप देंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो मेहनत कर रहे हो और खुद के मेहनत से अगर 15-20 भी मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। दूसरों से बहुत अच्छा, जो कुछ नहीं बगल वाले से लिख देते हैं।
ऐसे बहुत होते हैं, हर बैच में होते हैं। देखो पीछे तो अलग ही चल रहा है। क्या भाई, क्या ले जा रहे हो? चांद पर रॉकेट ले जाओगे? कहाँ ले जाओगे? कोई दिक्कत नहीं, आधो को यहाँ कोई मतलब नहीं है, आके गोले भर के घर जाना।